नमस्कार। हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी जो तनाव है उसका आज 100वां दिन है। माने 3 महीने से ज़्यादा दिन बीत गए हैं। बीती 5 मई को पेंगोंग इलाके में दोनों देशों की फौज के बीच झड़प के बाद तब से ये टकराव बना हुआ है। अब उसको झड़प कहें, उनकी घुसपैठ कहें, इस पर हम बाद में आएंगे। दोनों देशों के जो टॉप कमांडर्स है, फौज के कमांडर्स, उनके 5 दफ़े बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन बैठकों का कुछ खास नतीजा नहीं निकला है। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में भारत के जो हमारे एम्बेसडर हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने बुधवार को चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है जो पावर में है उसके एक बहुत ऊंचे अधिकारी से बात की, लियू जियान चाओ। बैठक का भी कोई सरकारी तौर पर तो कोई ब्यौरा सामने नहीं आया, डिटेल सामने नहीं आई हैं। और उसके अलावा चीनी फ़ौज जो है उसने गलवान घाटी में कुछ कैंपों को तो खाली किया है, लेकिन दोनों देशों के बीच बफर जोन बनाने को सहमति बनी है। यानी जो हम पहले से कहते आ रहे कि एक नया बफर जोन जिसमें वो हमारे इलाके में आ गए हैं, माने हमारा इलाका जो फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे, अब वहाँ पर वो चीनी फ़ौज है। तो नया बफर जोन, एक नया स्टेटस को क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, शुरू से हम कहते आ रहे हैं। तो वही है, दोनों देशों के बीच बफर जोन बनाने को भी, बफर जोन तो था ही, खैर अनौपचारिक था, लेकिन चीनी सैनिक पेंगोंग झील और देपसोंग इलाके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। देपसोंग के सामने करीब 15,000, देपसोंग के नज़दीक करीब 15,000 चीनी फौजी तैनात हैं। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच 8 किलोमीटर पर चीनी सेना ने कई अस्थायी निर्माण भी किए हैं। ये वो इलाका है जहाँ भारत की फ़ौज पेट्रोलिंग किया करती थी। भारत ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके नज़दीक अपने फौजियों की तादाद बढ़ाई है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर बलिराम दीपक। आप चीन के मामलों के जानकार हैं, जेएनयू में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर दीपक, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 5 दौर हो चुके हैं कमांडर लेवल के, हमारे फौजी कमांडर्स और चीन के फौजी कमांडर्स, 5 राउंड्स हो चुके हैं बातचीत के। क्या ये जो समस्या है बॉर्डर की, क्या ये फौजी कमांडरों के स्तर पर निपटाई जा सकती है? इसका हल निकल सकता है? मुझे नहीं लगता कि इस समय जो कॉर्प्स कमांडर की जो मीटिंग्स हुई हैं, 5 तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, और उसमें कोई नतीजा नहीं निकला है। सिर्फ हम कहते हैं कि हम बोल रहे हैं कि जो राजनीतिक या फिर जो डिप्लोमेटिक राजनयिक जो हल है इसका ढूंढना होगा, और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि चीन जो स्टेटस को है वो पूरा बदल दिया है और उस पे वो अड़ा रहेगा। और जहाँ तक ये बात रही कि हमारे जो एम्बेसडर उनसे मिले हैं, क्या बातचीत हुई है क्या नहीं हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई हल निकलेगा, क्योंकि चीन की जो स्थिति है इस समय बॉर्डर पर, वो उसने जो स्टेटस को है वो पूरा बदल दिया है और बोल रहा है कि भारत अगर थोड़ा पीछे हटता तो हम भी पीछे हटेंगे। लेकिन कहाँ पीछे हटेंगे? वो जो बफर जोन की आप बात की है, वो बफर जोन तो जो हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की परसेप्शन है वो उसके अंदर है। तो वो जैसे फिंगर 3 पर जो हमारी पोस्ट है, वो बोल रहे हैं कि अगर हम वहाँ से फिंगर 3 की जो पोस्ट है वहाँ से अगर हटते हैं तो वो हो सकता है कि फिंगर 5 से वो हटे, लेकिन 8 तक तो नहीं हट रहे हैं। तो इसका मतलब जो स्टेटस को है, जो बफर जोन अगर बनते भी हैं सब जगह, जैसे एक गालबन में बन गया है, दूसरा अगर पांगगोंग त्सो में जो फिंगर 4 और फिंगर 8 के पास बनता है, या फिर जो गालबन में जो देपसंग घाटी है, जो वाई जंक्शन है, उसमें उन्होंने हमारे जो 4-5 जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उन पर हमको रोक दिया है। ये जो एरिया है, अगर इसमें बफर जोन बनते हैं तो इसका मतलब कि जो हमारी परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, उसके अंदर वो बन रहे हैं, मतलब हमारी जमीन में बन रहे हैं। तो चीन का तो कुछ नहीं जा रहा है, तो वो 2 कदम आगे 1 कदम पीछे हट करके जो ये फेट एंड कंप्लाई है वो हम पर थोपना चाहता है, और उसके लिए चीन बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और इसके लिए हमको देखना चाहिए कि हम किस तरह से इसको टैकल करें, हर तरह से।
लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है कि मुझे लगता है कि हम थोड़ा-सा इसको जो कोऑर्डिनेशन है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ है, फिर चाहे वो विदेश मंत्रालय के साथ है, फिर चाहे पीएमओ के ऑफिस के, थोड़ा-सा मुझे लगता है कि इसमें गड़बड़ा गए हम। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है वो नीचे लाना, फिर उस पर स्पष्टीकरण देना, ये सब संकेत देते हैं कि जो हमारी जो नीति है, लगता है कि कहीं न कहीं हम बौखलाहट में हैं और जो तैश में कुछ न कुछ कदम उठा रहे हैं। जैसे चीनी जो ऐप बंद कर रहे हैं, या फिर उस पर जो सैंक्शन लगा रहे हैं, या फिर उसके माल को अंदर नहीं आना दे रहे हैं, या फिर जो चीनी भाषा को पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, या फिर जो दूसरे हवाला के जो केसेस आजकल सामने आए हैं। तो ये सारे एक ना एक रूप से ये दिखलाता है कि जो हमारे ऑप्शंस हैं बॉर्डर पर, वो बिल्कुल ही कम नजर आते आ रहे हैं, और हमें एक जी लंबे समय के लिए, और हो सकता है कि जो जी जो हमारे जो विंटर है, उसमें हमको जाना पड़े और उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी बहुत समय बहुत कम है। मुझे लगता जी है कि साहब, 1 डेढ़ महीना का समय है, और उसके बाद हमारे पास समय नहीं। जी जी जी। हम आगे बढ़ते हैं। भारत का हालांकि कहना है कि जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की फौज पीछे नहीं हटेगी, रिश्तों में सुधार आना मुश्किल है। कहना है भारत की मांग है कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 5 मई से पहले वाली हालत बहाल की जाए। वहीं चीन की तरफ से कहा जा रहा है, जैसे प्रोफेसर दीपक भी बता रहे हैं, कि इंडियन साइड कैन मीट द चाइनीज साइड हाफ वे, कि मतलब आधा आधा रास्ता पे हम मिल सकते हैं। लेकिन वही है कि 2 कदम आगे आकर वो 1 कदम पीछे जा रहे हैं, हम पीछे ही जा रहे हैं, जैसे कि प्रोफेसर दीपक का कहना है। चीन का कहना है, हम उम्मीद करते हैं कि भारत की तरफ से ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिस पर सरहद पर हालात और भी मुश्किल हो जाएं। चीन ने यह भी कहा है कि दोनों देश फौजी स्तर पर और डिप्लोमेटिक चैनल से बात कर रहे हैं। बॉर्डर इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आपसी रिश्ते जो हैं उनके हालात बेहतर बनाने की कोशिश है, खुशनुमा बनाए जाने की ज़रूरत है। अंदर आकर हमारे घर में हालात खुशनुमा की मांग हो रही है। चीन ने भारतीय मीडिया के उन बयानों का भी जिक्र किया है जिसपे कहा गया है कि भारत चीन का बीच का जो टकराव है लंबे समय तक चलेगा, लॉन्ग हॉल हम कह रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? बहरहाल हाल ही में चीन में भारत के राजदूत सुन बिडोंग ने कहा था कि पैंगोंग झील इलाके में चीन ने घुसपैठ नहीं की है। प्रोफेसर दीपक, मैं जानना चाहता हूं कि चलिए ये इलाके तो आपने बताए, जैसे ये गलवान का इलाका हुआ और ये वाले इलाके हुए, हमने अरुणाचल से हमारा ध्यान हटा हुआ है, वहाँ पर हालात क्या हैं? क्योंकि असली निगाह तो अरुणाचल पर है। जो माओ से तुमने कहा था कि मतलब 5 फिंगर जो हैं उसमें अरुणाचल एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया और चीन का दावा रहा है उस पर। दूसरी ओर खबरें ये भी आई हैं कि हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में, किन्नौर के नज़दीक, मैं आपसे तस्दीक करना चाहता हूँ, पुष्टि चाहता हूँ, वहाँ पर भी चीनी फ़ौज है वो सड़क बना रही है हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जहाँ सीमा मिलती है। और तीसरी तरफ नेपाल के जो इलाके, नेपाल कह रहा है कि हमारे नहीं हैं, वहाँ पर भी कुछ गतिविधि देखी गई है। हालात क्या हैं? ये तो जाहिर है, जैसे हम पहले भी बोलते आ रहे हैं कि आपके चैनल में भी हमने पीछे एक इंटरव्यू में बताया कि ये जो ईस्टर्न लद्दाख की जो झड़पें हैं या टकराव है, ये तो सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि जो हमारा बॉर्डर है बहुत ही लंबा है, 3480 किलोमीटर से ज़्यादा है, और उसमें जो 3 सेक्टर हैं, वेस्टर्न सेक्टर या मिडिल सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर में तो ये ईस्टर्न लद्दाख का एरिया आ गया। फिर जो मिडिल सेक्टर है उसमें हिमाचल और उत्तराखंड का एरिया आता है। फिर जो ईस्टर्न सेक्टर है उसमें पूरा अरुणाचल आता है, और चीन मानता है कि जो अरुणाचल है सबसे बड़ा विवादित क्षेत्र है, क्योंकि उसका जो क्षेत्र है चीन के अनुसार वो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो इसीलिए जैसे हम भूटान के साथ देख रहे हैं, उसमें जो ईस्टर्न भूटान में जो कार्रवाई कर रहे हैं, बोलते हैं कि जो सेंचुरी का एरिया वो हमारा एरिया है, क्योंकि उससे जो तावांग है उसकी अप्रोच बहुत ही समीप है, और चीनियों ने बिल्कुल साफ साफ किया कि अगर ये बॉर्डर का इशू है, मामला है, इसको सुलझाना चाहते हैं तो तावांग उनको वापस कर देना चाहिए। तो इस तरह की जो ये घटनाएं हैं ये काफ़ी होती रहेगी, और ये तो मुझे लगता है कि कुछ शुरुआत है, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन
ये मानता है कि उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है बॉर्डर, चाहे वो अरुणाचल में हो, चाहे वो हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो, या फिर जो ईस्टर्न लद्दाख है, वेस्टर्न सेक्टर उसमें हो, ये बहुत ही उसकी आसानी से वहाँ पहुँच है। और जहाँ तक जो जी मिडिल सेक्टर की बात है, तो उसमें जो हमने पुष्टि भी की है कि किन्नौर में जो हमारा जो लिपुलेख के दूसरी तरफ जो बॉर्डर है चीनियों का, तिब्बत का जी हिस्सा है, तो उसमें चीनी लोग सड़क का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि इसको हमको दो बातों से देखना चाहिए। एक तो जो नेपाल ने अपना नक्शा बदला है, तो उसमें लिपुलेख को उसमें शामिल किया, तो ये एक सॉलिडारिटी नेपाल के साथ कि नहीं, हम आपके साथ है, तो आप उनके साथ, मतलब भारत के साथ आप लड़ते रहिए इस पर, क्योंकि हम जी इसके सर। साथ हैं। और जी उसके हमने जी देखा बाद में पाकिस्तान ने भी वही रुख अख्तियार किया। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हमको जी ध्यान में रखते हुए मैं अपनी ये जी जो बॉर्डर नीति है, चीन नीति है, उसको जी थोड़ा दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत 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 संक्षेप में जानना चाहूँगा कि हिमाचल के किन्नौर का मैंने जिक्र किया, आपके पास कोई सूचना है या जानकारी है कि आप तस्दीक कर सकते हैं कि वहाँ उसके उस बॉर्डर पर भी चीनी फौज जो है वो अपनी सड़कें बना रही है? कोई भी जानकारी आपके पास हो? नहीं, हमारे है, और हमारे जो मित्र है हिमाचल में, क्योंकि मैं हिमाचल से ही हूँ, तो वहाँ बना रहे हैं और सड़कें उनकी पुष्टि की है लोगों ने, जो वहाँ के जो बाशिंदे हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो जाते हैं, चरवाहे जाते हैं, फिर भेड़ बकरियों वाले लोग जाते हैं, तो उन्होंने देखा है कि बिल्कुल पास हमारे एरिया से 20-25 किलोमीटर दूर चीनी लोग सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक तो ये नेपाल के साथ जो सॉलिडारिटी जी उसको दर्शाने के लिए, और दूसरा जिस तरह से जो नए सेक्टर वो बना रहे हैं, और जो उन्हें लगता है कि जो हमारी जो जी सर। परसेप्शन है, चीन की जो परसेप्शन है एलएसी को, उसको जो ये बॉर्डर जी जी जो बफर जोन है, उसके दरिए वो भारत पर थोपना चाहते हैं। तो ये उसकी नीति, और जैसे हमने कहा भी था, जी जो जी डीमिलिटराइज बॉर्डर है चीन ये चाहता है, जी सर। तो ये जी उसकी एक लंबी सोच है, और यही उसी में लगा हुआ है। जी मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं प्रवीण साहनी। उनका मानना है कि भारतीय फौज के पास इंतजार करने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। भारत चीन को सिर्फ और आगे बढ़ने से रोक सकता है, लेकिन ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा, यानी पीछे जाने को मजबूर नहीं कर सकता फौजी तौर पर। वही शंघाई म्यूनिसिपल सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर वांग देहुआ ने कहा है कि चीन भारत से लड़ना नहीं चाहता और भारत चीन से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वांग देहुआ का यह भी कहना है कि भारत के लिए कड़ाके की सर्दी में लद्दाख में फौज को तैनात रखना आसान नहीं होगा। सर्दियों से पहले ही बातचीत से विवाद का हल निकाला जाना चाहिए। 2017 में डोकलाम इलाके में भारत और चीनी फौजियों के बीच 3 हफ्तों तक टकराव की स्थिति रही थी। डोकलाम के पहले भी 2013 और 2014 में चुमार में ऐसी घटनाएं हुई थी, लेकिन मौजूदा जो सरहद को लेकर जो विवाद है, मौजूदा विवाद है, इस मायने में अलग है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अलग अलग सेक्टर्स में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है। जैसा प्रोफेसर दीपक भी बता रहे हैं, चाहे वो अरुणाचल हो या वो नेपाल के कुछ इलाके हों, जो नेपाल जिनको अपना कहता है, और हिमाचल प्रदेश की जो हमारी सीमा है उसके नज़दीक के इलाके हों। बहरहाल मेरा आखिरी सवाल आपसे ही है कि अगर फौजी कमांडरों के स्तर पर, लेवल पर ये समस्या हल नहीं हो सकती, डिप्लोमेटिक लेवल पर हल नहीं हो सकती कि हमारे एम्बेसडर जाके मिल लिए, तो किस स्तर पर ये हल हो सकती है? किस लेवल पर इंटरवेंशन चाहिए और वो क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि जो दो मैकेनिज्म हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सुलझाने के लिए, एक तो जो फौजी मैकेनिज्म है, और दूसरा जो वर्किंग जो मैकेनिज्म है कोऑर्डिनेशन और कंसल्टेशन का, जनरली हमने ये दो, और एक जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का भी हमने इस्तेमाल किया एक बार। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल ऊंचे स्तर पे होना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री स्तर पर, जिस तरह से डोकलाम का विवाद प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच में रुका था। तो इसीलिए मुझे लगता है ये वाला विवाद भी, तो दोनों जो बड़े नेता, क्योंकि जैसे आज हमारे एम्बेसडर मिले हैं ल्यू जियांटाओ से,
ली टुनथाओ एक करियर डिप्लोमेट हैं और छोटे स्तर के लीडर हैं। हालांकि वो सेंट्रल कमेटी में मेंबर है, लेकिन सेंट्रल कमेटी में 370 से ज़्यादा लोग हैं और उसकी जो कमांड है, जो फॉरेन अफेयर जो कमीशन है, वो उनके पास है नहीं। वो तो डिप्टी डायरेक्टर है, उसको वो सीधी शी जिनपिंग जी के हाथ में है। तो शी जिनपिंग के हाथ में जितनी जो पावर है, तो हाईएस्ट लेवल में इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच में जो हॉटलाइंस है, उसका प्रयोग करना चाहिए। हालांकि पता नहीं क्यों नहीं प्रयोग कर रहे हैं। तो एक बार भी दोनों टकराव के दिशा में चलते जा रहे हैं और इस तरह से जो खतरे के बादल है, खास करके बॉर्डर पे, और जिस तरह से चीन की जो नीति है, अभी मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी पीछे हटने के इच्छुक हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल सोल्यूशन है, जो सीधा जो बड़े नेताओं के बीच में एक वार्ता होनी चाहिए, तो इसलिए मुझे लगता है कि उसी से ये संभव होगा। नहीं तो हमें लंबे टकराव के लिए तैयारी करनी होगी, और जो कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है और दूसरे उस पर काफी सारे सवाल खड़े उठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर बलराम दीपक आपका। आपने हमेशा की तरह में वक्त दिया और जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल हमारे प्रधानमंत्री इस विषय पर अभी तक खामोश हैं। उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला है जब से ये समस्या चल रही है। चीन शब्द भी नहीं निकला उनके मुंह से। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। बिहार में अब हम जिक्र करेंगे बिहार चुनाव का। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को टालने की मांग की जा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया कि बिहार में जो तय वक्त है उसी पर ही चुनाव होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों से 11 अगस्त तक सुझाव मांगे थे। आरजेडी ने, लालू यादव की पार्टी जो है, आयोग से कोरोना के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने की मांग की है। आरजेडी समेत दूसरे विपक्षी दलों ने भी इलेक्शन कमीशन के वर्चुअल और डिजिटल कैंपेन के जरिए प्रचार के सुझाव को खारिज किया है। वैसे बिहार की जो मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल है वो 29 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। मेरे साथ हैं नवेंदु सिन्हा पटना से। नवेंदु, आपका बहुत स्वागत है और शुक्रिया आप वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है कि बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि चुनाव सही वक्त पर होंगे। इसके मायने क्या हो सकते हैं बिहार में? इसके मायने हैं विनोद जी की चुनाव तो कराएंगे ही। चुनाव आयोग चूंकि दूसरी बार ये बात कह चुका है चुनाव आयोग, और इस बीच में जो पिछली दफा जो तमाम दलों की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में चुनावी जो समस्या, मुश्किलें जो होने वाली है जो कोरोना को लेकर के, इस पर दलों ने अपनी राय रखी थी। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने ये कहा जी होंगे, तो निश्चित है इस मामले में चुनाव आयोग की चुनाव कराना ही है। तो चुनाव अब उस लिहाज से कहें तो चुनाव कराना ही है चुनाव आयोग को, तो समय पर ही चुनाव होंगे। अब ये मानकर चला जा रहा है, बिहार में भी लोग भी मान के ये चल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल खास तौर पर आरजेडी और अगर एनडीए की बात करें तो एलजेपी भी, दोनों दलों ने ये कहा है। जी, मैं उस पर आ रहा हूँ आपके पास नवेंदु। मैं इस विषय पर आ रहा हूँ, थोड़ी जानकारी मैं दे दूं पहले। जी, मैं वही उसी पर आ रहा हूँ। मैं इसलिए जानकारी पहले देना चाहता हूँ। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार है। जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव वक्त पर हो। वहीं बीजेपी की एक और सहयोगी और मोदी सरकार में शामिल एलजेपी ने
चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर विधानसभा चुनाव को टालने की मांग की है, जिसका संकेत अभी नवेंदु भी दे रहे थे। आरजेडी ने भी विधानसभा चुनाव टालने की मांग की है। तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाशों के ढेर पर चुनाव कराना चाहते हैं। आरजेडी के चुनाव टालने की मांग करने की एक बड़ी वजह चारा घोटाले में दोषी पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव के जेल में होना भी मानी जा रही है। आरजेडी को उम्मीद है कि अक्टूबर-नवंबर तक लालू यादव को जमानत मिल सकती है। वहीं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि नीतीश सरकार भय के, खौफ के माहौल का फायदा उठाना चाहती है। तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस और बाढ़ के कारण राज्य में हालात सामान्य नहीं है। मेरा दूसरा सवाल नवेंदु आपसे संक्षेप में जवाब चाहूंगा, बीजेपी का स्टैंड क्या है इस सारे में, कि चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बीजेपी इस मामले में एक तरह से कहें कि खामोश है, चुपचाप है। जितनी एक्टिव चुनाव न कराने के लिए राजनीतिक दल में आरजेडी और एनडीए में कहें तो एलजेपी मुखर है, तो उस लिहाज से बीजेपी मुखर नहीं है। और बीजेपी दरअसल इसलिए मुखर नहीं, जो समझा जा रहा है, जो राजनीतिक कयास जो लगाए जा रहे हैं, कि बीजेपी भी अंदर से चाह रही है कि चुनाव न हो, लेकिन वो चाह रही है कि ये विपक्षी दल जो बाकी हैं वही मांग करें, और फिर उनकी मांग को मंजूर करके हो सकता है अंतिम समय में, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। और फिर जो है उसकी क्रेडिट भी एक तरह से बीजेपी लेगी कि देखिए अंततः जो है हमने जो है चुनाव को बिहार में टाला। तो एक तो ये वजह है कि बीजेपी बहुत संभल कर चल रही है। दूसरी वजह ये है कि जब जेडीयू पूरी तरीके से उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने कह दिया है, तो जेडीयू मुखर है चुनाव लड़ने के लिए, तो बीजेपी इस पर बहुत कुछ नहीं बोलना चाहती। तो विपक्ष और जेडीयू के बीच के झगड़े को तो बहुत ही होशियारी से, एक सियासी चालाकी अगर आप कहें, तो उस चालाकी से जो है वो बीजेपी पूरे इस बिहार चुनाव को निहार रही है, या फिर इसके बारे में देख समझ रही है। जी विनोद जी, कहीं ये ख्वाहिश भी हो सकती है क्या कि अगर चुनाव नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, इसका मतलब बीजेपी का शासन होगा? कहीं ये ख्वाहिश तो नहीं है? बिल्कुल, ये ख्वाहिश हो सकती है क्या? ये भी जो अंतःपुर है वहाँ ये चर्चाएं भी हैं, इसलिए भी बीजेपी खामोश है। तो एक बात यह है कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं समय पर इसलिए चुनाव, कि उनको मालूम है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है नहीं चुनाव होने की, तो राष्ट्रपति शासन होगा। तो राष्ट्रपति शासन के जरिए बीजेपी की सरकार सीधे सीधे शासन करेगी। और देखिए, गठबंधन तो है एनडीए का, लेकिन बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू तीनों के बीच एक घमासान भी जो गठबंधन दलों में होता है, और उस घमासान में जाहिर तौर पर नीतीश कुमार चाहेंगे कि जल्दी चुनाव हो, बीजेपी को मौका नहीं मिले उसे संचालित करने का, उसकी छड़ी घुमाने का। और बीजेपी चाह रही कि संवैधानिक तरीके से ही, और कोरोना महामारी जो भी है, बाढ़ का सवाल है, इस पर मुश्किल तो है। तो इस मुश्किल में ये चुनाव टल जाए तो बीजेपी के दोनों पाले में गेंद है, एक तरह से कहें दोनों मामले में उसे फायदा हो रहा है, अगर चुनाव हो तो भी, चुनाव न हो तो भी। इसलिए बीजेपी बहुत सधे हुए ढंग से चल रही है। और अगर चुनाव टलता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी की ग्रिप जो है वो एनडीए पर, यानी कि जो डबल इंजन की सरकार है, उस पर और ज्यादा पकड़ उसकी मजबूत होगी। और दूसरी बात ये है कि अगर चुनाव नहीं होंगे तो फिर चुनाव होते हैं तो फिर तो नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, तब सीटों की शेयरिंग को लेकर के झगड़े जरूर हो रहे हैं। और एलजेपी की तनातनी भी उसी झगड़े का एक उसकी निशानी है या नमूना आप कह सकते हैं। जी विनोद जी, मैं आगे बढ़ता हूं। बिहार में कोरोना के 94,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 33,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना से 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में जो हेल्थ सर्विसेज हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, उनका हाल बद से बदतर हो गया है। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर कोरोना को लेकर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि कोरोना जांच को लेकर नीतीश सरकार लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक आने वाले 2 महीनों में बिहार में कोरोना के कारण हालात और ख़राब हो सकते हैं। वहीं बाढ़ से भी बिहार बेहाल है। जो बिहार है उसके 38 में से 16 ज़िले बाढ़ की चपेट में हैं। 80 लाख से ज़्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण जैसे ज़िलों में बाढ़ से हालात बेहद ख़राब हैं।
नवेंदु, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने ये तो बताया कि बीजेपी क्या चाहती है और बाकी पार्टियां क्या चाहती हैं और इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है। अब ज़रा आप मुझे ये बता दीजिए, आप तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी हालात क्या हैं, जनता क्या चाहती है, चुनाव हों या टाल दिए जाएं? विनोद जी, जनता चुनाव नहीं चाह रही है। जो हालात हैं बिहार में, एक तो कोरोना का जिस तरह से हाल हुआ है, बिहार अभी हॉट स्पॉट एक बना हुआ है और रोज दिन जो है, इवन मैंने पटना में, पटना राजधानी है बिहार की, तो तमाम देखिए चुनावी गतिविधियों का केंद्र भी होगा पटना, और पटना में रोज दिन सबसे ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं, रोज दिन सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों को भी अंदर से ये डर सता रहा है और जनता जो है, जो वोटर्स जो हैं, वो भी नहीं चाह रहे हैं इस लिहाज से भी कि चुनाव हो। दूसरी बात है कि बाढ़ जिस तरीके से 16 जिलों में फैली हुई है और बाढ़ को लेकर के राहत पहुंचा पाना भी मुश्किल हो रहा है। नीतीश कुमार जो इतने दिनों तक अपने मुख्यमंत्री आवास से निकले नहीं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव होगा, तब नीतीश कुमार ने कुछ हवाई दौरे शुरू किए हैं। अभी तक सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई दौरा शुरू नहीं किया है। तेजस्वी यादव अलबत्ता की कुछ कुछ दौरों पर गए हैं। तो जो जमीनी हालात हैं बाढ़ के, वो भी नहीं कह रहे हैं कि चुनाव हो। दूसरा है कि देखिए, बाढ़ पीड़ित और कोरोना पीड़ित गांव में अगर बात करें तो दोनों एक तरह से मिल गए। जी, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवेंदु सिन्हा, अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। अब देखना ये है कि एक तरफ तो बाढ़ का कहर है बिहार में, दूसरी तरफ कोरोना का कहर है, तीसरी तरफ जो लाखों की तादाद में जो प्रवासी मजदूर वापस गए हैं, गांव में उनकी क्या हालत होगी, वहाँ काम मिल रहा है नहीं मिल रहा, हालात इस तरह के बने हुए हैं। ऐसे में चुनाव होंगे या नहीं होंगे, अभी तक क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है। बेशक इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि चुनाव होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी इंतरिम अध्यक्ष, अभी तो अंतरिम, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की जो मोदी सरकार है उसके एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के नए ड्राफ्ट का विरोध किया है। मतलब जो पर्यावरण आबोहवा है उसका क्या असर है, उसका असेसमेंट क्या है। सोनिया गांधी ने कहा कि विकास के लिए आबोहवा, पेड़ पौधों की बलि नहीं दी जा सकती, उन्हें कुर्बान नहीं किया जा सकता। नई नीति से जो पूंजीपति हैं सिर्फ उनको फ़ायदा मिलेगा, विकास के नाम पर पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा। ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, बजाय इसके देश में पोल्यूशन फैलाने की नई परंपरा की शुरुआत करेगा। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में लिखे आर्टिकल में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार को एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन इस दिशा में अच्छे कदम उठाने के बजाय सरकार एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली नीति का प्रस्ताव लेकर सामने आई है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि पहले कोयला खदानों की बात हो या अब EIA का नोटिफिकेशन, किसी से भी राय नहीं ली जा रही है। ऐसा भी कहा कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर से अब तक नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड एनवायरनमेंट को लेकर खराब रहा है। अब भी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर नियमों को उजाड़ रही है। और सोनिया गांधी का ये भी कहना है कि सरकार को एनवायरनमेंट के बिगड़ते संतुलन की अनदेखी नहीं करनी चाहिए और इसकी हिफाजत के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले EIA, ये जो नया असेसमेंट ड्राफ्ट है जो है, उसको वापस ले लेना चाहिए। एनवायरनमेंट के अलावा आदिवासियों के मसले पर भी सरकार को घेरते हुए सोनिया गांधी ने लिखा कि UPA ने जो एक्ट पास किया था उसे मोदी सरकार ने बदल दिया है। उधर राहुल गांधी ने भी इस ड्राफ्ट को वापस लिए जाने की मांग करते हुए कहा कि इससे जो संसाधन है हमारे कुदरती, जो हमारे तोहफे हैं कुदरत के दिए हुए, उनकी लूट खसोट बढ़ेगी। EIA के नए ड्राफ्ट के तहत विकास के काम के लिए पर्यावरण मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है और इस नए ड्राफ्ट में पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, उल्लंघन का संज्ञान लेने की नई प्रक्रिया, स्ट्रैटेजिक महत्व की परियोजनाओं को छूट जैसे प्रावधान शामिल हैं। इनकी डिटेल्स क्या हैं, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस क्या है कि आपने शुरू कर दिया, आप शुरू करने के बाद क्लियरेंस लेंगे, ये तो मनमानी हो जाएगी ना। फिर इस पर एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि ये उदारीकरण जो है, लिबरलाइजेशन, उसकी भावना के खिलाफ है। इससे नौकरशाही का शिकंजा कसेगा और रेड टेपिज्म जो होता है उसको और बढ़ाया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि ये ड्राफ्ट जो है यूनाइटेड नेशंस का जो 2019 में
COP25 में भारत ने जो वादे किए थे उनका भी उल्लंघन है। नया ड्राफ्ट 2006 के EIA नोटिफिकेशन की जगह लेगा। बहरहाल जहाँ तक पर्यावरण की बात है, विकास के नाम पर काफ़ी लूटमार भी बची है। और सेकेंडली हमें तो वही पुरानी कहानी याद आती है कि एक शख्स पेड़ लगा रहे थे तो किसी ने कहा कि ये पेड़ लगा रहे हो, आप तो बुज़ुर्ग हो, आप तो इसका फल खा नहीं पाओगे, आम का पेड़ लगा रहे हो या किसी और फल का। वो बोले मैं तो नहीं खा पाऊंगा, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ियां तो खा पाएंगी। एनवायरनमेंट के लिए ऐसी सोच ज़रूरी है, सिर्फ ये नहीं कि विकास के नाम पर कुछ भी फैसले कर लिए जाएं, और ख़ासकर ये बात बिना किसी की राय लिए, बिना किसी जवाबदेही के इस तरह के फैसले देश के लिए नुकसान भी कर सकते हैं। आप देख रहे थे विनोद दुआ लाइव। आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।